नमस्ते साथियों। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की, है ना। तो हिंदी में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। ठीक है। अब वर्ण विचार में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। अब वर्ण क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है, भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है। कैसी ध्वनि होना चाहिए? जो अविभाज्य हो, है ना। अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब देखो यहाँ पे जो ध्वनि शब्द यूज हुआ है ये क्या है? अब जो ध्वनि है, ध्वनि का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कि देखो, जो ट्रक की आवाज होती है या फिर ट्रेन की या फिर पंखे की, है ना, या फिर बारिश आ रही है उसकी बूंदों की आवाज है या फिर हवा की आवाज है, ये सब क्या है? इतना मान लो कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र किसका है? ध्वनि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। इसमें सब प्रकार की ध्वनि आ गई, लेकिन वर्ण सब नहीं कहलाएंगे। उसमें से सब ध्वनि, जितनी भी ध्वनि हो, सब वर्ण नहीं कहलाएंगी। वर्ण कौन सी कहलाएंगी? जो भाषा में उच्चरित हो और कैसी हो? अविभाज्य, मतलब हम बोल सके, ठीक है, लेकिन उसका विभाजन ना हो सके, उस वर्ण को क्या कहेंगे हम? ध्वनि। मतलब उस ध्वनि को हम कहेंगे वर्ण। ठीक है। जैसे कि आ है, ई है, क है ना, क में हलंत लगा हुआ है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। देखो, या तो ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। ठीक है। भाषा की छोटी इकाई, है ना, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएंगी? वर्ण कहलाएंगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अ लिया। अब अ का जो उच्चारण करते हैं हम, लास्ट तक क्या आ रहा? अ ही आ रहा। अगर से ऊ का करेंगे तो ऊ ही आ रहा है। ई का करेंगे तो ई आ रहा है। ठीक है। वैसे ही देखो, अगर से हम ऋषि का उच्चारण करते हैं ना, अगर इसका उच्चारण करते हैं री, तो इसमें ई आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा, मतलब कि ये क्या है? ये वर्ण नहीं है। ठीक है। ये वर्ण नहीं है। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो क में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, क आ रहा है लास्ट में। ठीक है। तो ये वर्ण है क्या? नहीं है। अब देखो, अगर से क को हमने विभाजित कर दिया क और अ में, अ निकाल दिया, अब क का उच्चारण कर पाना मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ण है, ये जो वर्ण है ये क्या है? वर्ण है। ये जो क है ये वर्ण है यहाँ पे, लेकिन ये का वर्ण नहीं है। ऐसे हम न लेंगे, प लेंगे, जो भी वर्ण लेंगे, अगर उसका विभाजन हो रहा है तो वर्ण नहीं कहलाएगा, अगर विभाजन नहीं हो रहा है तो वर्ण कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, वर्ण के कितने प्रकार है? तो बहुत से लोगों को यही पता है कि वर्ण के स्वर और व्यंजन है, दो ही प्रकार है ना। परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ण के कितने प्रकार है। उसका जो आंसर लिया गया है वो कितने लिया गया? 4 लिया गया है ना। ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार माने गए हैं, या फिर ध्वनि के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार माने गए हैं। ठीक है। वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, तो उसमें वर्ण कितने प्रकार माने हैं? 4। तो देखो 4 कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। अब क्या करते हैं कि जो अनुस्वार है आम और विसर्ग, इसको हम गिनते ही नहीं है। ये भी एक अलग प्रकार की ध्वनि, अनुस्वार अलग प्रकार की है, विसर्ग भी अलग, ये अलग प्रकार की है। स्वर और व्यंजन से अलग है, इसलिए इसको अलग प्रकार की ध्वनि में रखा, अलग प्रकार से वर्ण माना है। इसलिए 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, स्वर देखेंगे। ठीक है। अब देखो, देखो, अब स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा समझेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर है। ठीक है। अब जो भी वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ से कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, मतलब कोई बाधा नहीं आना चाहिए, तो वे वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अब हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अब बहुत से लोग क्या बताते हैं कि संस्कृत में 13 है, हिंदी में 11 है, लेकिन कौन से ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, हिंदी में 11 कौन कौन से हैं देखेंगे। अ, आ, ये क्या है? ये जो वर्ण है, आ से अलग ध्वनि है ये, है ना। ठीक है। ये आ है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि स्कूल बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं, महाविद्यालय को क्या बोलते हैं? कॉलेज बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूँ। सब क्या बोलते हैं? डॉक्टर शब्द का अधिकतर उपयोग करते हैं, या फिर महाविद्यालय की जगह किसका अधिकतर उपयोग होता है? कॉलेज शब्द का। तो इसमें जो आधा चंद्र लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो वर्ण है ये क्या है? याला वर्ण है ना। ठीक है। यहाँ पे आ नहीं जुड़ा हुआ है,
इसका बहुत अधिक प्रचलन होने के कारण इसको हमने हिंदी भाषा में क्या किया, ग्रहण कर लिया। इसलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं, आ को ग्रहित स्वर भी कहते हैं ना, ठीक है, ग्रहित स्वर भी कहते हैं इसको, या फिर ग्रहित वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे ई उ ए ओ औ। अब ये 11 वर्ण को मिला के हिंदी के 11 वर्ण ये है, ठीक है। इसमें जो री है, री को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखो री स्वर नहीं है, री का उच्चारण कैसा हो गया है, इस टाइप से, मतलब र में छोटी है ना, इस टाइप से हो गया है। क्योंकि आजकल हम क्या बोलते हैं, ऋतु, रेन, इसी प्रकार से लिखते हैं हम, ऋतु हुआ या फिर रेन हुआ, ठीक है, ऐसा लिखा तो जाता है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो गया, री का उच्चारण र की तरह हो गया। और र क्या है, र व्यंजन है, जब व्यंजन की तरह उच्चारण हो गया तो री स्वर हुआ क्या, नहीं हुआ, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। जब इसके उच्चारण में हम उच्चारण करते हैं री, तो र आ रहा है, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये स्वर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब संस्कृत के जो 13 स्वर थे वो कौन से, ये वाले समझ लेंगे, ठीक है। जो संस्कृत के 13 स्वर थे उसको समझेंगे। तो देखो कौन कौन से थे, आ ई, बड़ी, बड़ा, ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे है ना, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा री, ठीक है, इतना तो पता है। इसके बाद में आपको एक चीज ये याद रखना है कि संस्कृत में जो था दीर्घ री भी था और री भी था, है ना, ठीक है। उसके बाद में ए ओ आओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए संस्कृत के स्वर 13। ये क्या हो गए, संस्कृत के स्वर हो गए, ठीक है, ये संस्कृत के 13 स्वर हो गए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दीर्घ री और री को छोड़ करके इसकी जगह 13 कौन कौन से गिनाते हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग, है ना, इन दोनों को गिना करके बता देते कि 13 स्वर संस्कृत के ये वाले हैं, लेकिन ये वाले नहीं है, ये अनुस्वार है, विसर्ग है। 13 स्वर जो थे ये वाले थे, है ना, और हिंदी में 13 स्वर कौन, 11 स्वर कौन से, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब स्वर के हम गुण भी देख लेते हैं कि देखो, बिना किसी भाषा के सतत उच्चारण, है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है ना, देखो बिना किसी बाधा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे भाषा के जगह क्या हुआ है, बाधा है, ठीक है, बाधा के सतत उच्चारण, मतलब कि कोई बाधा नहीं आती है स्वर के उच्चारण में, एकदम सीधे रूप से उच्चारण हो जाता है, जैसे अ में कोई बाधा नहीं आई, ठीक है। और क्या है दूसरा गुण, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित, मतलब कि जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो किसी और भी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, अगर क बोला या फिर ख बोला, तो उसमें अ की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वर के उच्चारण में हमें व्यंजन या अनुस्वार या विसर्ग की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए बिना किसी अन्य वर्णीय सहायता के उच्चारित होता है ये, ठीक है। तो स्वर हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे व्यंजन। अब देखो व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। स्वर में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम किसी का भी उच्चारण करते हैं, जैसे कि ना है या फिर त है या फिर ग है, फिर इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या है, न के साथ में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, ठीक है। त के साथ में यहाँ क्या जुड़ा है, त के साथ में जुड़ा है अ, ठीक है। ग के साथ भी यहाँ क्या है, आधा ग और अ जुड़ा हुआ है। वैसे अगर कहीं देखा कि की शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये तो क है और साथ में क्या है, बड़ी ई है, मतलब कि हम बिना इनकी सहायता के हम उच्चारण कर सकते क्या, ना का ना, अ तो आ ही रहा है, कितने फास्ट करो, ठीक है। वैसे क्या है कि जो भी वर्ण है जिनमें अगर स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, जिस भी वर्ण में अगर स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। बिना स्वर के हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। अब देखेंगे व्यंजन के गुण देख लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे मुख में कहीं ना कहीं बाधा के उपस्थित होने
फिर बाधा के हटने से उच्चारित। ठीक है, अब हम जब उच्चारण करते हैं व्यंजन का तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। जैसे प बोला तो दोनों होठ टच हुए, मतलब कि बाधा आई फिर हटे फिर उच्चारण हुआ। जैसे हम बोलेंगे कि त, तो जो जीभ है वो दांत को टच हो रही है पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, बाधा आ रही है, अभी बाधा जब हटेंगी तब उसका उच्चारण सामने आएगा। और सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, इसका जो दूसरा गुण है वो हो जाएगा कि स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे। ठीक है, जो व्यंजन है किसकी सहायता से उच्चारित होंगे, स्वर की। यहाँ जैसे हमने देखा जब स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे अनुस्वार क्या होता है ना। तो देखो या र ल व स स स ह, ये जो 8 ध्वनि है ना। ठीक है, ये जो 8 वर्ण है, अगर इससे पहले अगर कोई नासिक बिंदी आती है ना, नासिक के वर्ण या फिर बिंदी आती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहेंगे। अगर ये वर्णों के पहले अगर कोई बिंदी आती है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो अनुस्वार कहलाएगा, है ना। जैसे कि संसार, संयम, वंश। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिंदी का संसार, तो हम संसार को ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा लिखा तो ये शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदी का मतलब न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदी का मतलब क्या है, अनुस्वार से है। ठीक है, यहाँ बिंदी का मतलब किससे है, तो अनुस्वार से है। ठीक, तो इस प्रकार से समझ लिया हमने कि अनुस्वार क्या होता है कि य र ल व स स ह स ह। यहाँ देखो स के पहले आया है, यहाँ पे य के पहले आई बिंदी, तो यहाँ पे इस स के पहले बिंदी आई है, मतलब कि इस बिंदी, ये बिंदी कौन से किसका रूप है, तो अनुस्वार का रूप है ना। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे, देखो। ठीक है, अब हम देखेंगे विसर्ग क्या होता है ना। अब देखो चौथी ध्वनि हम पढ़ेंगे, हमने 4 ध्वनि पढ़ी है ना, व्यंजन, ये स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अब जो चौथी है वो विसर्ग है। ठीक है, तो विसर्ग क्या है, अब देखो ये वी है और सर्ग, सर्ग मतलब क्या होता है, सर्ग मतलब होता है रचना। ठीक है, और वी यहाँ विसर्ग क्या लग चुका है, यहाँ पे उपसर्ग लग चुका है। ठीक है, तो वी का मतलब क्या है, विशेष रूप से, है ना, जो विशेष रूप से रचना हुई है वो क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। तो देखो विसर्ग किसी शब्द के मध्य या अंत में प्रयोग होता है। ठीक है, जो विसर्ग है वो कहाँ यूज होता है, तो शब्द के मध्य में होगा या फिर शब्द के अंत में। तो देखो ये सब उदाहरण देख ले, जैसे दुख, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दुख, तो यहाँ मध्य में आ गया विसर्ग, और ये है क्या लिखा हुआ है, अतः, है ना, तो अतः में क्या हो गया, शब्द के अंत में हो गया, और इसका उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि दुखी शब्द भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो दुखी शब्द अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो याला गलत हो जाएगा और याला सही है ना। ये देखो ये जो है संस्कृत का शब्द है दुख है। ठीक है, और ये जो ई है वो हिंदी का प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें जुड़ेगा नहीं, ये अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, देखो ये आ गया समझ। अब जो विसर्ग और अनुस्वार है उस उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह का क्या मतलब होता है तो उसको समझेंगे, जिसका ना स्वर से मेल हो ना ही व्यंजन से मेल हो, अर्थात कि ऐसी ध्वनि जो ना स्वर है ना ही व्यंजन है, दोनों से हटके है। ठीक है, दोनों से भिन्न है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अयोगवाह कहते हैं। और ऐसी की 2 ध्वनि है हमारे पास में, एक क्या है, अनुस्वार है और एक विसर्ग है। तो देखेंगे कि जो अनुस्वार है और विसर्ग है, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह, दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं ना। तो देखो अगर से 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें अयोगवाह ध्वनि कौन सी है। ठीक है, जैसे कि संयम शब्द दे दिया, ठीक है, एक ये हो गया, है ना, और दूसरा हो गया कमल, ठीक है, तीसरा हो गया राजा, और चौथा हो गया महल। अगर से आपसे पूछ लिया कि चारों में से अयोगवाह ध्वनि कौन सी है, तो देखो यहाँ पे बिंदी दिखी, यह से पहले मतलब कि यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है, और अनुस्वार कौन सी ध्वनि है, अयोगवाह ध्वनि है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे समझ लिया हमने, चारों ध्वनियाँ पढ़ ली हमने कि कौन कौन सी स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वर। और विसर्ग अनुस्वर को क्या कहते हैं, तो अयोगवाय कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे, अब इसके आगे हम देखेंगे स्वरों के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्वरों के कौन कौन से गुण हैं तो ये हम देखेंगे। ठीक, अब देखो, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से दो प्रकार से किया है, एक प्रयत्न के आधार पे और एक उच्चारण के आधार पे। ठीक है, अब देखेंगे प्रयत्न विधि के आधार पे चार प्रकार से भेद है। ठीक है, हिंदी स्वरों को तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पे बांटा, लेकिन प्रयत्न के आधार पे चार प्रकार से बांट दिया हम लोगों ने। ठीक, अब देखेंगे चार प्रकार कौन कौन से। तो पहला जो है, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पे। अब मुख में जो जीभ है उसका स्थान कहाँ है, उसके अनुसार हमने स्वरों को बांटा है। अब देखो, पहले इसको एक ड्राइंग से समझ लेंगे जिससे बहुत आसानी होगी, है ना। अगर ये ड्राइंग आपको आ गई, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। परीक्षा में ये रफ पेज में अगर आप ये बना लोगे तो स्वरों के पांचों गुण आप बिना रटे याद कर सकते हो। आपको इस टाइप से डिब्बा बनाना है। यहाँ लिखना आपको ई और बड़ी, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। यहाँ पे आपको लिखना है अ, यहाँ पे आपको लिखना है उ, और यहाँ पे बड़ा ऊ। यहाँ पे लिखना है आपको उ, हो जाएगा औ, और यहाँ आ जाएगा आ, और यहाँ पे आ। ठीक है, चंद्र बिंदु मतलब आधा चंद्र बिंदु ग्रहित स्वर। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, अब याला जो भाग है ये आपको कहाँ दिख रहा है, आगे दिख रहा है। ये भाग आपको कहाँ दिख रहा है, बीच में। और ये भाग कहाँ का है, पीछे का। ठीक है, अब जीवा की स्थिति के आधार पे तीन प्रकार है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो इन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मुख के आगे की ओर रहती है। ठीक है, और मध्य स्वर में क्या है, इस स्वर के उच्चारण में जीवा मुख के मध्य भाग में रहती है। पश्च में क्या है, इस स्वर के उच्चारण में जीवा मुख के पीछे वाले भाग में रहती है। ठीक, अब ये इनकी डेफिनेशन याद करेंगे, फिर ये ई ए ये याद करेंगे। इसमें भूल भी सकते हैं, बहुत सा कंफ्यूजन भी होता है। अगर ये ड्राइंग आपको आ गई तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो, आगे का भाग है मतलब कि अग्र, ये बीच का है मतलब कि मध्य, और ये पीछे का है मतलब कि पश्चिम। ठीक है, अब देखो आगे में कौन कौन से ई ए। ये देखो यहाँ पे है। मध्य में क्या है, अ है अकेला, तो यहाँ पे देखो अ अकेला एक ही वर्ण है जो मध्य स्वर होता है ना। देखो अ का उच्चारण अगर करते हैं अ, तो जीभ एकदम बीच में है, अ है। अगर ई का उच्चारण करते ई तो जीभ आगे की ओर जा रही है। जैसे ऊ का करते हैं तो ऊ ऐसे अंदर घूमते हुए अंदर पीछे की ओर। इसलिए पश्च भाग में जो भी आ जाएगा वो क्या कहलाएंगे, पश्च। ठीक है, मध्य तो आपको आ गया समझ में, ये अग्र हो गया। अब पश्चिम में क्या है, ऊ ओ औ आओ, और ये हो गया आ। ठीक है, तो ये इतने वर्ण हो गए, तो आप इस ड्राइंग से अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम अगला और इसका देखेंगे वर्गीकरण जो किया है। तो अगला प्रकार क्या है, देखो ये हो गया। देखो, पांचों गुण उसी चित्र से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम बना लेंगे। जाएगा ई ए अ आ जाएगा ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, अब देखो वृत्तमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि होठ के आकार गोल होना चाहिए। अब जैसे अगर ई बोलेंगे तो होठ के आकार गोल हो रहे, क्या ई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वृत्तमुखी तो नहीं होंगे। हम बोल कर भी, उच्चारण करके भी पता कर सकते कि वृत्तमुखी है या फिर अवृत्तमुखी है। ठीक है, अवृत्तमुखी में क्या होगा, इन स्वरों के उच्चारण में होठ कैसे होंगे, गोल नहीं होंगे। अब वृत्तमुखी नाम से समझ आ रहा है हमको, वृत्तमुखी मतलब व्रत जैसे गोल होना चाहिए।
अवृत्तामुखी मतलब कि जो वृत्त के जैसे गोल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो इतना भाग है, ठीक है, अगर हम इसका उच्चारण करते ऊ ऊ तो होठ गोल हो रहे हैं। ओ और औ का भी करते ओ औ, और ये भी अ अ, है ना, आ अ ओ, ये तीन ध्वनियां अलग अलग है ना। तो ये किस में आएगा, वृत्तामुखी में। और आ का उच्चारण करते हैं तो गोल हो रहा है क्या, होठ नहीं हो रहा है ना, मुंह मतलब पूरा खुल जा रहा है इसमें। तो इधर के जो इतना भाग है ये किस में आ जाएगा, आपका अवृत्तामुखी में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला कौन सा प्रकार है, ठीक है। अगले प्रकार को समझेंगे कि कौन सा वर्गीकरण है। अब मुखाग्रति के आधार पे है ना, तो अभी देखो समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है इसको छोड़ दो, डायरेक्ट चित्र से समझो। अगर आपने चित्र को समझ लिया तो आपको ये स्वरों के जितने भी गुण है वो आपको याद हो जाएंगे, है ना, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इससे। देखो समृद्ध मतलब पहले समझ लो, है ना। समृद्ध क्या होता है, जब जीवा का भाग स्वरों के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर हो तथा मुख समृद्ध स्थिति में हो। समृद्ध मतलब कि बंद स्थिति में, है ना, जो व्रत हो पूरा हो मतलब बंद हो, ठीक है। तो बंद स्थिति में जैसे ई का उच्चारण करते मुंह नहीं खुल रहा, ई ई, अगर आ का उच्चारण करते आ, मुंह खुल रहा है, तो समृद्ध कौन से होंगे, ऊपर वाले होंगे। और विव्रत कौन सा होगा, जिसमें अधिक मुंह खुले, तो ये नीचे का भाग हुआ। तो नीचे में अकेला क्या है, आ है, तो आ क्या हो गया आपका, ये विवृत स्वर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विवृत स्वर, ठीक है। या यहाँ एक ही तय है ना। देखो आ क्या कहलाएगा, विवृत स्वर। जब आपको समझ आएगा कि विवृत आ है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, इसका हम उच्चारण करते ऊ ई, तो मुंह तो नहीं खुल रहा, बंद की स्थिति में है, तो ये क्या कहलाएंगे, समृद्ध स्वर कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर के समृद्ध है और नीचे का विवृत है। अगर आपको ऊपर और नीचे का पता चल गया, ये तो उच्चारण से आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो विवृत के ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, चारों, ए अ आ औ, ये चारों क्या कहलाएंगे, विवृत के ऊपर वाले स्वर है, तो ये क्या कहलाएंगे, जो चारों वर्ण है ये हमारे क्या कहलाएंगे, अर्ध विवृत, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, चारों अर्ध विवृत। अब बच्चे ये दो, अभी समृद्ध के पास है तो ये क्या कहलाएंगे, अर्ध समृद्ध कहलाएंगे। ये सीधी सी बात है कि समृद्ध के पास वाले अर्ध समृद्ध, विवृत के पास वाले अर्ध विवृत। आ गया समझ। अब देख लेते हैं इसमें अर्ध विवृत, ऊपर और नीचे के दांत थोड़े दूर होते हैं, अर्थात आधे ही बंद होते हैं ना, मतलब इसमें आधे बंद हो, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ए और ओ। अब देखो समृद्ध हो गया ई ऊ, ये हो गया। अब अर्ध समृद्ध में ए और ओ आ गया बराबर, ठीक है। विवृत में देखेंगे, विवृत का मतलब क्या होता है, जो खुला हुआ हो, ठीक है। तो विवृत का मतलब खुला हुआ, जैसे आ का उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह पूरा कैसा है, आ खुला है, ठीक है। जब मुंह खुला है तो विवृत कौन सा स्वर कहलाएगा, आ ही कहलाएगा। एक अकेला मात्र स्वर है जो जिसमें मुंह पूरा खुला होता है ना, ठीक। तो देखो विवृत स्वर में क्या जाएगा, आ जाएगा। अर्ध विवृत क्या है, जब मुख विवृत स्वर से कम खुला हो, है, ठीक है। ये टेक्निकल शब्द है अर्धविवृत, मतलब कि आधा खुला आधा बंद वाली स्थिति है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, अब ये हो गए, ये भी हो गए, ये भी। अब बचे चार है और विवृत के पास वाले हैं तो क्या होंगे, ये अर्धविवृत, ए अ आ औ। इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह आधा खुला होता है, ठीक है। आ गया समझ। अब अगला वाला देखेंगे, अगला जो प्रकार है इसका, ठीक है, इसको देखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे।
ठीक है। अब उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उस आधार पे हमने स्वरों को बांट दिया है ना। देखो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। और संस्कृत में री भी है, और री हमको इसलिए आपको इसमें याद रखना है कि जो छंद वगैरह पढ़ेंगे तो छंद में मात्रा गिनना पड़ता है, और जो शब्द लिखे हैं पुराने वैदिक वाले है ना, वैदिक संस्कृत के, तो उसमें तो यही री है, इसलिए री का जो उच्चारण है कैसा है, ह्रस्व है ना। तो ये 4 वर्ण किस में आ जाएंगे, ह्रस्व में। तो देखो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। अब इससे अधिक किसमें लग जाएगा, आ में लग जाता, अ और आ में ज्यादा लग रहा है, तो देखो ह्रस्व क्या हुआ, जिसमें कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर क्या कहलाएंगे, जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या फिर दुगना समय लगे। देखो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे अ की तुलना में डबल किस में लग रहा, आ में, फिर आ में, ई की तुलना में बड़ी ई में, ऊ की तुलना में बड़ा ऊ। अब देखो ये ए, उ और औ, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है कि जो ए है तो हम इसको छोटा मान लेते हैं, इसको ए को बड़ा मान लेते हैं, तो इसको हम क्या ह्रस्व में मान लेते हैं। देखो अब ये हमने क्या लिखा है, एक लिखा है, और ये क्या लिखा है, एक लिखा है, ठीक है। इक, एक। अब इक का उच्चारण जैसे करते इक, एक, इक के उच्चारण में क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है, और एक के उच्चारण में अधिक, मतलब ई तो ह्रस्व है, इससे जब डबल समय लग रहा है ए में, तो ए भी किस में जाएगा, दीर्घ स्वर में। तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ण है किस में रहेगा, वो दीर्घ स्वर में रहेगा, ठीक है। अब देखो वस्तुतः दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के दीर्घ रूप नहीं होते, वरन स्वतंत्र स्वर है। मतलब कि हम लोग क्या मानते हैं कि अ का दीर्घ रूप आ है, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई है, ऊ का दीर्घ रूप बड़ा ऊ है, तो ऐसा कभी होता नहीं है ना। ये अपने आप में ही अलग ध्वनि है, आ, ई, ऊ अलग ध्वनि है। ये देखो क्या मान लेते हैं कि और अ मिलकर क्या बना है, आ बना है, लेकिन ये संधि का है ना, संधि का इसका अलग नियम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अ अलग ध्वनि है और आ अलग ध्वनि है, ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण से स्पष्ट होता है। अ, आ दोनों का जब उच्चारण स्थान ही अलग है, तो दोनों इससे मिलकर कैसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो प्लुत स्वर क्या होता है, ये संस्कृत में काम आएगा सिर्फ, है ना। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कृत में तीसरा प्लुत स्वर के भी के बारे में बताया, जैसे जिन स्वरों में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर संस्कृत में उच्चरित होता रहा है, या हिंदी का स्वर नहीं है, ठीक है। हिंदी में काम में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्लुत स्वर, जैसे कि या ओम। क्या बोला है, दीर्घ से भी अधिक समय, जैसे हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो जो लंबा ले जाते हैं, है ना, तो इसमें क्या हो रहा, अधिक समय जा रहा है। जैसे ओ जो है, इसका क्या हो रहा, जो ओ का उच्चारण जैसे बोला ओ, तो ये दीर्घ स्वर हुआ। अगर ओ को और लंबा ले जाए, है ना, या फिर किसी को आवाज लगाते हैं राम, है ना, सुनो, तो ये जो आवाज लगाते हैं, तो जो लास्ट का वर्ण होता है उसको क्या करते हैं, बहुत अधिक लंबा खींच लेते हैं। तो जहां अधिक समय लग जाता है दीर्घ से भी, तो उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओम लिखा हुआ है ना। अब ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं ना। इस चिन्ह का नाम पता होना चाहिए आपको, है ना। इसे क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम, इसका अगला प्रकार क्या है, देखो उच्चारण स्थान के आधार पर भेद देखेंगे। अभी तक हमने प्रयत्न के आधार पर देखा कि प्रयत्न के आधार पर 4 भागों में बांटा था, और उच्चारण के आधार पर हमने 1 भाग में बांटा, है ना। तो देखेंगे कौन से है वो, तालव्य, तालुकंठ, कोमल तालव्य कंठ, ओष्ठ स्वर और ओष्ठ गंठ, ठीक है। इसको देखेंगे। तालव्य स्वर ई, जीभ के तालु के पास से उच्चारित होते हैं ना, जैसे हमने जो चित्र बनाया था ना, इससे आपको इसके भी गुण याद हो जाएंगे उच्चारण की स्थिति के आधार पे। और यहाँ पे आ, ठीक है। अब देखो अगर से इसको हम मुंह की स्थिति को समझ ले, है ना, ठीक है, तो ये आगे का भाग है, मतलब आगे का भाग क्या कहलाता है, तालु कहलाता है, ठीक। तो तालव्य स्वर मतलब जीभ अगर यहाँ पे जाए, है ना, तो क्या कहलाएगा,
सॉरी, देखो अगर जीभ ऊपर के भाग पे जाती है, मतलब कि यहाँ का भाग क्या होता है, अगर इसको पूरा यहाँ पे अगर मान लो दांत है ना, तो यहाँ का भाग क्या होता है, ई तालु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उच्चारण होगा, जीभ यहाँ पे जाएंगी, तो जीभ यहाँ जाएंगी ऊपर के भाग में, मतलब तालु के भाग में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, उच्चारण ई और ई का उच्चारण हो रहा। तो तालव्य स्वर है वो क्या कहलाएगा, ई और बड़ी ई। ठीक है, अब तालु कंठ है, ए और ए, अभी तालु भाग है, अब इसके जस्ट अगर हल्की से नीचे जीभ आती है तो दोनों का उच्चारण होता है ए और ए का। लेकिन होता तो यहाँ जीभ तो यहाँ जाती है तालु के पास में, लेकिन इसका जो उच्चारण है ए कंठ से हो रहा है और जीभ आगे की ओर हो रही। उच्चारण करके आप देखो, ए कंठ से उच्चारण हो रहा है, इसलिए तालु कंठ कहा है इसको। ए को क्या कहा है, तालु कंठ है। ठीक है, अब देखें कोमल तालव्य या फिर कंठ है, तो देखो आ है ना, ये जो 3 वर्ण है। ठीक है, ये तो दोनों क्या हो गया, तालु हो गए, है ना, और ये दोनों क्या हो गए, तालु के पास से तो है, लेकिन इसका उच्चारण कहाँ से है, कंठ से है, तो तालु कंठ कहलाएंगे। अब ये तीनों वर्ण जो है संस्कृत में कंठ कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे, कंठ, मतलब कि कंठ से उच्चारण होता था इनका। ठीक है, जैसे आ, लेकिन अब हिंदी में क्या हो गया, नॉर्मल होने लग गया आ, मतलब कंठ यहाँ है, कंठ के हल्के से ऊपर से अब क्या, अब जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो 2500 वर्षों में अब इतना परिवर्तन जो आया है, तो उसमें क्या हुआ है, आ का क्या जो है उच्चारण कैसे हो गया है, कोमल तालव से होने लग गया। ठीक है, तो अगर से देखो जो पेपर आएगा, अगर उसमें जो क्वेश्चन आया तो और उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए, कोमल तालव या फिर कंठ, तो आपको कौन सा लगाना है, तब कोमल तालव लगाना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अनुसार तो इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है, कोमल तालव से हो रहा है। आ ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ क्या है, कोमल तालव है। नीचे साइड में क्या है, जो कंठ है ना, मतलब कठोर है वहाँ का कंठ। ठीक है, लेकिन ऊपर से उच्चारण हो रहा है। अभी अगर दोनों ऑप्शन अगर आ जाए, कोमल तालव और कंठ है, तो आपको क्या चुनना है, उसमें से कोमल तालव है। अगर कोमल तालव आंसर में नहीं है तो तब आप क्या करोगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कंठ लगा सकते हो। लेकिन हिंदी में जो अ का उच्चारण है वो कहाँ से होता है, कोमल तालव्य से, और संस्कृत में कहाँ से होता था, तो कंठ से होता था। ठीक है, अब देखेंगे होस्ट स्वर। अब होस्ट उ होठ की सहायता से बोला जाता है, तो जो दोनों वर्ण है ना, तो दोनों उ है, ये क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे, है ना। ठीक है, और अब ये जो 2 बच गए, ऐसी सेम स्थिति, यहाँ तालु से ई का उच्चारण होता है, लेकिन उसके नीचे वाले भाग का क्या है, इसका तालु से तो होता है, लेकिन उच्चारण कहाँ से जाता है, कंठ से जाता है। वैसे ही उ और ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है, होस्ट से होता है। उ और औ का उच्चारण कहाँ से होगा, तो इसके लिए होठ की आवश्यकता होती है, होठ गोल होते हैं, ओ औ। ठीक है, लेकिन इसका जो उच्चारण है कहाँ से आता है, कंठ से आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे होस्ट कंठ। ठीक है, तो ओ और औ को क्या बोलेंगे, होस्ट कंठ। ओ और औ जो है होठ है, किंतु उनकी ध्वनि कहाँ से, कंठ से है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम होस्ट कंठ कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, और अब देखो आगे ये किताबें है ना, कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे संस्कृत हिंदी शब्दकोश है, वामन आप्टे का, शिवराम वामन आप्टे। ठीक है, और हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु और लुसेंट की है, और सामान्य हिंदी है हमारे पास में डॉक्टर राघव प्रकाश सर और डॉक्टर सविता पाईवाल की। ठीक है, तो देखो ये जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनके अनुसार हम आंसर बता सकते हैं। जो परीक्षा है आयोग में आपत्ति दर्ज करके हम आंसर की में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनमें भी कुछ कुछ सही हो, है ना। इसमें भी कामता प्रसाद में भी कुछ बहुत सी गलतियां रही है, लेकिन आगे चल के जो सुधार हुआ है तो सामान्य हिंदी है ना, इसमें लगभग 90% जो चीजें हैं वास्तविक में सही है ना। बुक में लिखा हुआ है वो तो सही नहीं कहलाता, है ना। तर्क होना चाहिए आपके पास में, उसका प्रमाण प्रस्तुत होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सही का पता लगाना है ना। ठीक है, धन्यवाद।